लाइफ क्या है, लाइफ स्पैन क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, फाइन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है वो भी देखेंगे हम लोग। Then we'll see different lifespan. Then we'll see reproduction. In the reproduction section, we'll study asexual reproduction, sexual reproduction. Fine. ये सब चीजों को देखना है हमें डिटेल में। So let me say what is life. Can anybody define life? Life कोई डिफाइन कर सकता है? So life एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कोई भी ऑब्जेक्ट का, मटेरियल का, इंटाइटिटी का, and because of life only that entity has got the property to perform metabolism, property of consciousness, property of reproduction, property to grow, है ना। आपके हाथ में मोबाइल फोन है, टैबलेट है, पीसी है, कंप्यूटर है, फाइन, यू आर होल्डिंग पेन, बुक, ठीक ना। इफ दिस entity has life then it would have the property of metabolism, consciousness। लेकिन ना कॉन्शियस की प्रॉपर्टी है आपके पास जो इंटाइटिटीज पड़ी हैं, ना ही मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी, सो इसीलिए वो लाइफ नहीं है। दैट ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव लाइफ, बट कंसिडर योरसेल्फ, है ना, यू आर एन ऑब्जेक्ट, अपने आप को कंसिडर करिए, फाइन, एंड जस्ट ट्राई टू रीड द प्रोसेसेस व्हिच आर ऑकरिंग इन योर बॉडी। मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कॉन्शियसनेस है ना, means you can react according to the environment, you can feel the environment, fine, you show growth। तो ये सब प्रॉपर्टी आपके पास है, and because of that property only you are alive, you are living। लेकिन जैसे ही ये लिविंग एंटाइटी डेथ चली जाती हैं तो ये सब प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। सो लाइफ को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी एंटाइटी। एंटाइटी कहने का मतलब कोई चीज, थिंग, ऑब्जेक्ट, है ना, due to which that entity shows reproduction, metabolism, consciousness। फाइन, नाउ सो लाइफ के बारे में हमने जान लिया। सो दिस इनेबल अस द लिविंग मींस ऑर्गेनिज्म टू लिव। तो क्या इस पृथ्वी पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोलॉन्ग्ड है, वो नेवर एंडिंग है? क्या ऐसा है कि जो ऑर्गेनिज्म, जो एंटाइटी के पास लाइफ है, वो लाइफ नेवर एंडिंग कंडीशन में है, ये खत्म ही नहीं होता है? इज इट सो? No. Oh, sir. या फिर वो खत्म हो जाता है, वो लिविंग, और क्या कंडीशन है? विल इट लास्ट फॉर एवर और इट विल डाई आफ्टर सम टाइम? That. हाँ, कमान पार्टिसिपेट करेंगे, क्वेश्चन आंसर करते रहे, हम पूछेंगे सवाल, जवाब दोगे आप लोग। यस, ऑब्वियसली इट विल डाई आफ्टर सम टाइम, है कि नहीं है? यस सर। इट विल, यस इट विल डाई। रिस्पॉन्ड करते रहेंगे आप लोग, चुपचाप नहीं रहेंगे, है ना। सो इट विल डाई वन डे। तो जो समय होता है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक, उसको कहते हैं हम लोग लाइफ स्पैन।
फाइन, सभी ऑर्गेनिज्म को मरना है। इस पृथ्वी पे जितने भी ऑर्गेनिज्म जन्म लिए हैं उनको मरना है एक ना एक दिन, एक्सेप्ट द सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म. Single cellular organism are is considered as immortal. Why they are considered as immortal? है ना, इसलिए क्योंकि they do not show natural death. है ना, बताएंगे हम कैसे. ठीक है, let me say what is lifespan. Lifespan लिविंग की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उस लिविंग इंटाइटिटी को एक ना एक दिन मर जाना होता है. So the birth, the time duration from birth to natural death. ध्यान देंगे, नेचुरल डेथ शब्द यूज कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि सुनामी आ गया मर गए लोग, है ना, कोरोना वायरस डिजीज आ गया लोग मर गए, नहीं, नेचुरली होना चाहिए. फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. जिसका नेचुरली नहीं होता उसको लाइफ स्पैन नहीं बोलेंगे. नहीं, उसको लाइफ स्पैन में कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग, है ना. तो वो तो हो सकता है किसी ने मार दिया एक बंदे को जो 18 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का, 24 साल का, किसी ने उसको शूट कर दिया, एक्सीडेंट कर गया ना, तो वो डेथ नेचुरल नहीं था, है ना, वो एक्सीडेंट से था, उसको हम लोग लाइफ स्पैन में कंसिडर नहीं करते. फाइन, डेथ, नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. ध्यान देंगे, जब नेचुरल डेथ होने वाला होता है ऑर्गेनिज्म का, तो उस समय उस ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है. फाइन, उसके सेल्स ओल्ड हो जाते हैं, डिटोरिएट करने लगते हैं, एपोप्टोसिस होने लगता है, एनर्जी का प्रोडक्शन कम होने लगता है, ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, तब जाके वो डेथ करेगा, उसको नेचुरल डेथ कहेंगे. लेकिन हत्था कट्टा आदमी यदि मर जा रहा है हार्ट अटैक से, फाइन, तो उसको हम लोग नेचुरल डेथ के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं, उसको हम कंसिडर कर एक्सीडेंट कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि रोड पे ही होता है. फाइन, एक्सीडेंट का डेफिनेशन आप इंग्लिश टीचर से पूछ सकते हैं. चलिए, हाँ, मूविंग फॉरवर्ड. सर एपोप्टोसिस मतलब? एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ. एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ, सेल्स का मर जाना, है ना, सेल्स का मर जाना, प्रोग्राम करके मार डालना, उसको बूढ़ा हो चुका था, इसको एपोप्टोसिस कहते हैं, जानबूझ के सेल को मार देना. स्कॉल लाइफ स्पैन. Every organism on this planet has to meet the death, except unicellular organism और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहेंगे. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. क्यों हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को इमोर्टल कहते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इमोर्टल. इमोर्टल मतलब मिली, आर दे, जो कभी नहीं मरता है. कभी नहीं मरता है. सो व्हाई वी आर कंसीडरिंग द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमोर्टल, है ना. इट डू नॉट डाई, द नेचुरल डेथ. है ना, तो ये एक्सीडेंट से ही मरता है. कैसे, देखते हैं. Why I am considering the single cell organism as immortal, देखेंगे ध्यान से. For example, this is a single cell, है ना, ये क्या है, एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, सेल.
unicellular organism. Fine. If it is undergoing cell division, growth or reproduction यदि करता है, this parent cell will divide into two daughter cells. है ना, ये पेरेंट सेल था, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे बन गए डॉटर सेल. तो अब यहाँ पे हम बता सकते हैं जी कि पेरेंट की मृत्यु हो गई. क्या सकते हैं क्या? The parent is dividing into two new individuals. है ना, तो यहाँ पे डेथ हो रहा है क्या पेरेंट का? ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई क्या? नहीं नो हुई. सर। नहीं ना, तो मरा कहाँ? वो तो दो में कन्वर्ट हो गया. फिर से ये प्रोसेस फॉलो होना है, फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा. बाइनरी फिशन, माइटोसिस चलता रहेगा. तो इसमें मरा कौन? वी कैन नॉट से मरा कौन, ऑफस्प्रिंग मरा या पेरेंट सेल मर गए. है ना, इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर इमॉर्टल. फाइन, मरा कौन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे. हाँ, यदि मान के चलिए कोई कल्चर प्लेट है, कल्चर प्लेट में मीडियम खत्म हो गया. ओके, मीडियम खत्म हो गया तो मरने लगेंगे, एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे. कल्चर प्लेट को आपने गर्म पानी में डाल दिया, मर गया. धूप में रख देंगे, मर गया. एंटीबायोटिक्स डाल देंगे, मर गया. है ना, तो एक्सीडेंटली मर रहा है. यदि आप उसको भोजन देते रहो कंटिन्यूअसली, वो मरेंगे ही नहीं, जीवित रहेंगे, सिस्ट बना लेंगे, रिप्रोडक्शन कर लेंगे तुरंत. फाइन. सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम लोग इमॉर्टल कंसीडर करते हैं. फिनिश. आते हैं हम लोग लाइफ स्पैन पे. बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. एक शब्द यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहने का मतलब होता है कोई एक स्पीशीज का एवरेज लाइफ स्पैन इन ए पार्टिकुलर एरिया. Again, I am repeating. Life expectancy means lifespan of a species in a particular geographical area. For example, human being का लाइफ स्पैन है 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल. आज के डेट की मैं बता रहा हूँ, है ना. In Asia, the life expectancy of human being is 60 years. In Japan, it is 80 to 90 years. यूएसए में 70 प्लस के आसपास है ना. ह्यूमन बीइंग है तो होमोसेपियंस, लेकिन इनका लाइफ स्पैन अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल एरिया वेरी कर रहा है. फाइन. इसी को हम लोग कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कोई एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कितना है, दूसरी जगह कितना है. दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. So life expectancy differ कर सकता है from nation to nation. Let me write the definition for this. And the definition पूछता नहीं है, बस ध्यान में रखेंगे होता क्या है life expectancy. Geographical area, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एशियन ह्यूमन इज 60 years, 60 साल के, है ना. जापान में
80 to 90 है ये। फाइन, यूएसए का ये 80 प्लस के आसपास है। फाइन, इस तरीके से ये हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कम ऑन, अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। सी, लाइफ स्पैन डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन किसी का कितना भी हो सकता है, ये निर्धारित करता है उसका फिजियोलॉजी, उसका जीन, ना कि उसका साइज। जैसे कि हम किसका, मे फ्लाई एक फ्लाई है ना। मे फ्लाई का लाइफ स्पैन है 1 डे का। फाइन, उससे छोटे और भी कीड़े होते हैं जिसका लाइफ स्पैन महीने दिन भी हो सकता है। ओके, पैरट का लाइफ स्पैन 140 के आसपास रहता है। कितना दिन, 14 साल, कितना रहता है पैरट का लाइफ स्पैन? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ पैरट? हाउ मेनी इयर्स? सर 140 140 150 साल के आसपास है ना। और उससे बड़ा रहता है कौआ। कौआ का कितना है? क्रो का कितना है लाइफ स्पैन ऑफ क्रो? हाउ मच? सर 150 150 है या उससे कम है? सर 150 है। मुझे तो कम लग रहा है यार उससे। इज इट ट्रू? अच्छा, है ना। आम का पेड़, हाँ, आम का पेड़ देखते हैं तो 200 साल के आसपास जिएगा। लेकिन वही पीपल का पेड़ देखते हैं तो वो भैया 2500 साल तक जीवित रह सकता है ना। तो इतने वेरी कर सकते हैं लाइफ स्पैन। ओके, सो ये डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है ऑर्गेनिज्म के साइज पे, बस ये उसके जीन के ऊपर डिपेंड करता है। फाइन, लेट मी मेंशन हियर, लाइफ स्पैन is also an inherent, उस खुद का property of any organism, है ना। it do not depend on shape and size of an individual, है ना। जैसे कि कुछ एग्जांपल दे सकते हैं हम। some example, है ना। पैरट कितना कर रहा है खोजी? पैरट कैन सर्वाइव फॉर 140 years, है ना। तोता इतना साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन क्रो को देखो, कौवे को देखो, क्रो, है ना, इट कैन सर्वाइव ओनली फॉर 15 years। कितने साल तक? 15 साल तक, है ना। तो यहाँ पे साइज कोई मैटर नहीं करता, साइज डू नॉट मैटर। फाइन, और भी कुछ एग्जांपल है हमारे पास, दे सकते हैं। जैसे कि प्लांट के केस में, इन प्लांट्स में आम का पौधा कितना दिन तक जीवित रह सकता है? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ मैंगो ट्री? मैंगो ट्री हो गया, फिर बैनियन ट्री का एग्जांपल दे रहे हैं, फिर पीपल का एग्जांपल दे रहे हैं। ओके, इन सभी का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। जैसे कि पीपल का पौधा जीवित रह सकता है आपका लगभग 2500 साल तक। 2500 मतलब कितना हो गया? 2005, कितना है? 2500 याद रखेंगे, है ना। दोनों का शेप देखेंगे, बैनियन का, पीपल का, ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है ना जी, है ना।
बैनियन ट्री और मैंगो का लगभग एक ही के आसपास रहता है ना, 200 से 250 साल तक रहता है इन दोनों का लाइफ स्पैन, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन। फाइन, चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। Shortest lifespan holding organism mayfly। फाइन, इसका उम्र कितना है, तो 1 डे है, बस एक दिन। लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन होल्डिंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा पीपल ट्री। कितना साल है, 2500 साल। फाइन, चलिए एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम मेंशन है जी, एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम मेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स करके लिखा गया होगा कि इन सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बताइए, है कि नहीं है। टेक इट आउट एनसीईआरटी वंस और उसको फिल करेंगे जल्दी से, मैं बता रहा हूँ कैसे फिल करना है। मिला? यस सर। पहला ऑर्गेनिज्म क्या दिख रहा है, एलिफेंट। एलिफेंट है। यस सर। ओके, एलिफेंट में लिखेंगे 80 years, 60 to 90 years in average you can take। यार कहाँ चला गया ये, मिला? रोज फ्लावर का लिखेंगे 5 से 7 साल। राइट डाउन। ये रहा एलिफेंट 60 to 90 for rose flower it is 5 to 7 years। डॉग के लिए 25 से 30, 15 साल पे आते आते सड़ने लगते हैं। बटरफ्लाई 1 to 2 week is there। कौवा के लिए 15 साल है। बनाना ट्री 25 साल, गौ माता का भी 25 साल के आसपास ही होगा। फाइन, तोता 140 है, क्रोकोडाइल 60 है, घोड़ा गधा ये सब रेंज करते हैं 50-60 साल के आसपास। फ्रूट फ्लाई 2 weeks मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। फ्रूट फ्लाई दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टा। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ फ्रूट फ्लाई, सो इट इज 2 weeks। फॉर बैनियन ट्री 200 से 300 साल। मेंढक नहीं है। राइस प्लांट ठीक है 120 days। 120 days मतलब कितना दिन हुआ जी, 90 से 120 दिन तक रहता है, कितना महीना हुआ, 3 3 to 4 months। months। 3 से 4 हाँ, मिनट। 3 to 4 month। इसका बताओ, इसका कितना होगा, इन भाई सबका कितना होगा, 60 to 80। 60 to 80, 90 भी लिख सकते हैं, नो इश्यू, है ना। चलिए तो ये हो गया सबका लाइफ स्पैन अप्रोक्स में, एनसीईआरटी से हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके चलिए, लाइफ स्पैन तो हो गया, देख लिया, बर्थ टू नेचुरल डेथ। अगला एक टॉपिक में छेड़ रहा हूँ। सो इस पृथ्वी पे ऑर्गेनिज्म जीवित रह रहे हैं और लाइफ कंटिन्यू भी है इस पृथ्वी पे। फाइन, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व किए इस पृथ्वी पे समथिंग अराउंड 4 billion बैक, है ना। 4.5 बिलियन पुराना हमारा अर्थ है और
4 मिलियन के आसपास से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। फाइन, उसके बाद से समथिंग बिलियन बाद ह्यूमन बीइंग आए। उस समय से इस पृथ्वी पे ह्यूमन बीइंग है, दूसरे एनिमल्स भी हैं। फाइन, एनिमल्स है मान के चलिए, प्लांट है मान के चलिए इस पृथ्वी पे सिंस टाइम इमॉर्टल। लेकिन कैसे पॉसिबल है उन सब ऑर्गेनिजम्स का लाइफ इस पृथ्वी पे, कैसे वो कंटिन्यू कर रहे हैं इस पृथ्वी पे रहना? फाइन, तो ये लाइफ कंटिन्यू हो रखा है इस पृथ्वी पे बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन से क्या होता है, जो पुराने ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम पेरेंट ऑर्गेनिज्म करते हैं, वो मर जाते हैं, डिटोरिएट कर जाते हैं, और मरने से पहले खुद का तरह, खुद का प्रकार का ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर जाते हैं, है ना। तो अपने तरह का ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करने वाले प्रोसेस हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। फाइन, तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ही इस पृथ्वी पे लाइफ कंटिन्यू हो रखा है। फाइन, समझ में आया? यू गॉट? Yes. ओके फाइन। क्यों, कैसे शब्द, ये रिप्रोडक्शन शब्द कैसे आया, कनेक्ट करेंगे आप लोग लाइफ स्पैन से। फाइन, in order to the life on planet Earth a phenomenon is followed which produces the new individual before the death of previous or old individual। फाइन, ओके, तो यहाँ पे मैं प्रोसेस लिख रहा हूँ। that phenomenon is called इस phenomenon को क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। REPRODUCTION। नाउ एक अप्रोप्रिएट डेफिनेशन दे रहा हूँ रिप्रोडक्शन का, बोर्ड एग्जाम में आए तो लिख सकते हो आप लोग। सर थोड़ा ऊपर Reproduction. करिए ना। Okay, fine. Let me know once you're done with this. Let me know once you're done with this. डन सर। Okay, so reproduction का definition ये होगा, it is the process of production of individual of its kind, of its kind, of its own kind, जो भी कहना चाहो, है ना। एक प्रोसेस है, तरीका है, जिस माध्यम से इंडिविजुअल खुद के तरह के इंडिविजुअल को पृथ्वी पे लाते हैं। Fine, that is called reproduction। और ये रिप्रोडक्शन बस टू मेक द लाइफ कंटिन्यूअस ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, है ना। हमने क्लास 11 में देखा था और मैंने बताया भी था, रिप्रोडक्शन जीवित रहने के लिए आवश्यकता नहीं है, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए आवश्यकता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल from the older one of its own kind। फाइन, इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहेंगे। It is needed for keeping the
life continue on this earth, है ना। यदि रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जीन खत्म हो जाएगी इस पृथ्वी से, उसका वजूद खत्म हो जाएगा, वो पार्टिकुलर स्पीशीज वैनिश हो जाएगा फ्रॉम प्लैनेट अर्थ, जैसे कि डोडो वैनिश हो गया, है ना। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया था, जिसके चलते वो इस दुनिया से ही विलुप्त हो गया, है ना, दैट इज वल्चर। फाइन, वल्चर में रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया था, जिसके चलते आज के डेट में वल्चर हमें दिखते ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो रिप्रोडक्शन होने के लिए दो मेथड है, हमको यही पढ़ना है इस चैप्टर में, रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है। सो रिप्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड बाय टू मेथड। रिप्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड बाय टू मेथड्स। कौन सा? Sexual and asexual. Asexual fine, asexual and sexual। asexual reproduction and दूसरा क्या हो जाएगा, sexual reproduction। फाइन, asexual reproduction को हम लोग एक गैमेटिक रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, एक गैमेटिक रिप्रोडक्शन। Let me deal the asexual reproduction first and then we'll start and then we come down to the sexual reproduction। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ सकता है जी। asexual reproduction एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। फाइन, गैमेट का प्रोडक्शन भले हो जाए लेकिन गैमेट का फ्यूजन इसमें नहीं होता। एक चीज, दूसरा चीज, asexual reproduction mode में only one parent can reproduce the individual, है ना। ये यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहा जा सकता है, उसका टाइप है बोल सकते हैं। फाइन, it is the reproduction type where only one individual is involved। इसको हम लोग यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। फाइन, गैमेट का प्रोडक्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, ध्यान देंगे, है ना। ये नीट लेवल का, एम्स लेवल का क्वेश्चन बनता था, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है, लेकिन गैमेट्स का फ्यूजन इसमें नहीं होगा। गैमेट may or may not produce, but the fusion of gamete never take place, है ना। गैमेट का फ्यूजन कभी नहीं होता इसमें। कुछ और प्रॉपर्टीज बता रहे हैं इसके अंदर। फाइन, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को होने के लिए बहुत ही कम समय चाहिए होते हैं और बहुत ही कम एनर्जी का खर्च होता है। सच मोड नीड लेस एनर्जी एंड टाइम, है ना। सिंपल मोड है रिप्रोडक्शन का, सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज दिस,
ये सिंपल मोड है रिप्रोडक्शन का, सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जाहिर सी बात है भाई, यदि ये सिंपल है, एनर्जी कम चाहिए, तो ये उन्हीं ऑर्गेनिज्म में होंगे जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, है ना? यस, लेट मी रिसाइट सम एग्जांपल। It occurs in simple organism and some complex organisms too, है ना? जैसे कि मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। प्रोकैरियोट्स में होगा ये, प्रोकैरियोट्स विल फॉलो asexual mode of reproduction, फाइन। तो प्रोकैरियोट में मोनेरा हो जाएगा, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया एक एग्जांपल हो गया, है ना? बैक्टीरिया इट विल रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, है ना? कुछ यूकैरियोट्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। यूकैरियोट्स में एग्जांपल मैं दे रहा हूँ प्रोटिस्टा का, और एक प्रोटिस्टा का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे एम्यूबा। देन फंजाई also reproduces by asexual mode, सेक्सुअल मोड भी फॉलो करता है, हमने देखा लास्ट सेशन में। फंजाई में एक एग्जांपल दे सकते हैं ईस्ट का, alga we can give example, फाइन। क्लामाइडोमोनास है, क्लामाइडोमोनास है, ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। कुछ हायर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिल सकता है asexual reproduction is also seen in bryophyte। क्या है ब्रायोफाइट? कम ऑन, ब्रायोफाइट अंकित, क्या है जी ब्रायोफाइट? ब्रायोफाइट्स क्या है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, and some angiosperm। हेलो अंकित, आदित्य, हृदय, मिली, ज्योत्सना, मीनाक्षा, Yes, sir. you guys are there? ब्रायोफाइट्स क्या है, कुछ तो बताओ, क्लास 11 में पढ़े हो, अभी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। Division. What is bryophytes? Division. It's a, हाँ, डिवीजन है, is it division? ब्रायोफाइट्स, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, in case of plants, the asexual mode of reproduction is widely known as vegetative propagation, है ना? एक स्पेशल टर्म दे दिया गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब सेम है ना? एसेक्सुअल ही है, लेकिन प्लांट्स में जो होगा उसके लिए टर्म रिजर्व करके रखें, है ना? क्या टर्म कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन, फाइन। एनिमल्स के केस में एनिमल्स के केस में भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सिर्फ एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, फाइन। तो वहां पे जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग कह सकते हैं पार्थिनोजेनेसिस, फाइन। पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे हम लोग। पार्थिनोजेनेसिस मोड हमने देखा था बी के केस में, हनी बी के केस में। हनी बी का केस में बताया हूँ क्या आप लोगों को?
हनी बी का केस बताया हूँ क्या आप लोगों को मैं? हेलो, Yes, sir. हनी बी का केस बताया हूँ आप लोगों को? से नो यदि नहीं बताया गया होगा तो। But I In animals, पार्थिनोजेनेसिस ध्यान देंगे, पार्थिनोजेनेसिस शब्द यूज करते हैं, है ना, यदि गैमेट खुद से ही हार्मोनल चेंजेस के चलते एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस। जैसे कि हनी बी के केस में, हाँ, हनी बी के केस में कौन? मेल हनी बी का रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअली होता है। फाइन, गेमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है लेकिन गेमेट का फ्यूजन नहीं होता है। फाइन, तो उसको पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस कहेंगे। एक और शब्द होता है पार्थिनोकार्पी, तो पार्थिनोकार्पी शब्द रिजर्व करके रखे हम लोग प्लांट्स के। सर फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट्स, है ना, ये रहा गैमेट, है ना, एक ही गैमेट है, ओनली वन गैमेट। फाइन, पार्थिनोजेनेसिस के मदद से ये कन्वर्ट हो जाता है न्यू इंडिविजुअल में, है ना, इट विल कन्वर्ट इनटू न्यू इंडिविजुअल। वी नो दैट कि ह्यूमन बीइंग का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 गैमेट्स की आवश्यकता पड़ती है, स्पर्म की और ओवा की। फाइन, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं हम एक ही गैमेट, है ना, एक ही गैमेट, हैप्लॉइड कंडीशन में ही गैमेट जो है वो पार्थिनोजेनेसिस के मदद से एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि ये हनी बी। फाइन, टर्की एक प्रकार का पक्षी है, वो भी पार्थिनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस करता है। शलेमोवा, सर फर्टिलाइजेशन यस सर। हाँ, फर्टिलाइजेशन क्या बोल रहे हो? कहाँ होता है इसमें? नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फीमेल बॉडी, है ना, फीमेल बॉडी ने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिलीज करा गैमेट, है ना, गैमेट रिलीज करा, फॉर एग्जाम्पल ओवर रिलीज किया, ओके, और मान के चलो कि ये स्पर्म सेल है, ये स्पर्म सेल इससे टकराएगा, ये क्या बनता है, जाइगोट बनेगा। फाइन, 2n बनेगा ये, and it will give rise to diploid organism. फाइन, तो ये वाला प्रोसेस यदि होगा तो उसको हम लोग कहेंगे सेक्सुअल टाइप। लेकिन क्या होता है, ये गैमेट ही डायरेक्ट एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा बिना गैमेट का फ्यूजन से, स्पर्म सेल नहीं आया यहाँ पे। फाइन, एक ही फीमेल गैमेट, उसके अंदर केमिकल चेंजेस हुआ है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, फाइन, एंड वो कन्वर्ट हो गया एक नए इंडिविजुअल में, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस। समझ में आया आदित्य, अंकित? सर आप ऊपर मेल लिखे हाँ, थे। क्या बोल रहे हो? सर आप ऊपर में मेल लिखे थे। कोई बात नहीं, मेल गैमेट हो या फिर, अच्छा ये लिखे हैं, इसके बारे में पूछ रहे हो? यस सर। ओके, चलिए, जब तक इसका पूरा डिटेल नहीं बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे क्वीन हनी बी, है ना, क्वीन हनी बी इज डिप्लॉयड। फाइन, डिप्लॉयड है तो ये गैमेट बनाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस,
Fine. So it will produce the gametes like this. Haploid gametes बनेंगे यहाँ पे. Haploid gamete बनेंगे ना ढेर सारे. Yes, sir. है ना, मिलियन ट्रिलियंस में बनना है, बनने दो. ओके. जो मेल होते हैं, मेल हनी बी होते हैं, मेल हनी बी, दे आर हैप्लॉइड, है ना, ये हैप्लॉइड होते हैं, हैविंग ओनली हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम. हैप्लॉइड डिप्लॉइड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. नाउ इट विल प्रोड्यूस गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. फाइन, गैमेट्स बनाया. ओके, गैमेट्स बना. नाउ क्या होना है, फ्यूजन होना है. फ्यूजन होना है मीन्स फर्टिलाइजेशन होना है. फीमेल के बॉडी में फर्टिलाइजेशन होना है. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द फीमेल एग इज फर्टिलाइज विथ द स्पर्म. स्पर्म ओवा का फर्टिलाइजेशन हुआ. फाइन. तो यहाँ पे क्या बनेगा भैया, 2n बना. 2n बना, इसको हम लोग कहेंगे जाइगोट. इसको जाइगोट कहेंगे. इट विल डेवलप इनटू वर्कर हनी बी या फिर क्वीन में, डिपेंड करता है किस प्रकार का भोजन दे रहे हैं. फाइन. ओके. सो मान के चलिए ये भी फ्यूज हो गया, ये भी फ्यूज हो गया, इन सभी के साथ एक एक करके, है ना. क्या होता है, कुछ एग ऐसे ही लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, कुछ ओवा ऐसे ही छूट गया फीमेल बॉडी में. ध्यान देंगे, फीमेल बॉडी में कुछ एग ऐसे ही छूट गए. मान के चलिए ये वाला एग ऐसे ही छूट गया. फाइन. तो ये वाला एग पार्थिनोजेनेटिकली, ठीक है, पार्थिनोजेनेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट्स इनटू इंडिविजुअल, and that will become male honey bee. समझ में आया आदित्य? समझ में आया? Yes, yes, sir. आगे. ठीक ना? यस. तो याद रखेंगे, सेम चीज आपको पढ़ना होगा 5वें चैप्टर में भी, चौथे 5वें चैप्टर में, हाँ 5वें 6वें चैप्टर में पढ़ना है. तो मैं पूछूंगा यही सेम चीज. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दैट इज 5th चैप्टर. सेम चीज आपको स्टडी करना होगा. उस समय हम बताएंगे कि यहाँ पे 32 सेल, 32 क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे 18, कितना होगा, 16 दूनी 32, 16 होगा. याद रखेंगे. Shall I move? Yes, Shall sir. I? Yes, I'm moving. Fine, fine, fine. और कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ एसेक्सुअल का. Asexual reproduction do not bring variation. Reproduction do not bring variation, है ना. इसमें वेरिएशन नहीं आता है. सो वेरिएशन ना आने के चलते एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल रेट कम हो जाता है. ध्यान से सुनेंगे क्या मैं बोल रहा हूँ. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ऑफन they have the chances to be eliminated from this planet. रीजन क्या है कि वो वेरिएशन करते ही नहीं है, बदलाव करते ही नहीं है एज पर द एनवायरमेंट. तो जैसे थे वैसे ही हैं. एनवायरमेंट तो बदल रहा है भैया, है ना. तो वो अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं सिचुएशन के अनुसार. इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म डाई ऑफ, है ना. लेकिन जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वो ढलते रहते हैं, उनमें फ्रीक्वेंट इवोल्यूशन होते रहता है एज कंपेयर टू द एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, है ना. तो वो सिचुएशन के अनुसार बदलते रहते हैं. इसीलिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल रेट ज्यादा रहता है. कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Very good. That is why the asexually reproducing
organism cannot encounter or counter है ना, क्योंकि वेरिएशन नहीं होता है, ध्यान देंगे इसमें वेरिएशन नहीं हुआ। आगे चलते हैं। asexually reproducing organism जो प्रोजनी बनाते हैं ना, वो प्रोजनी एग्जैक्ट फोटोकॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स, सिंस नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। Hence, the new individuals so produced will be similar to its parent and can be called as clone. क्या कह सकते हैं इसको? ठीक है, clone it is parent. Genetically, morphologically, similar is like its parent is called clone or ramete, है ना? क्लोन भी कहेंगे या फिर रामेट भी कह सकते हैं। है ना? सो आप नटशेल में लिखना चाहते हैं क्लोन का डेफिनेशन, लिखेंगे जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, इतना लिख लोगे तब भी काफी, ठीक है ना? यू विल गेट 100% मार्क्स। सो चलिए इतना तक समझ में आया? शैल आई मूव फॉरवर्ड? Fine. Shall I move? Yes, The sir. different modes of asexual, हाँ चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। different modes of asexual reproduction, ये मैंने पूरी क्लासिफिकेशन बोला, इम्पोर्टेंस और प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस कर दिया asexual reproduction का। In the next section we'll study different mode of asexual reproduction, methods। सारे ऑर्गेनिज्म एक प्रकार से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करेंगे ये डिसाइड करता है उनका जीनोम, जीन, अंदर का फिजियोलॉजी, अंदर का केमिकल रिएक्शन डिसाइड करता है। फाइन, याद रखेंगे मोड्स और मेथड्स ऑफ asexual reproduction। सो कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। फीसन, ये एक मोड हो जाएगा। बर्डिंग,
Another mode, spore formation. Come on, tell more. Vegetative propagation. Fragmentation. Vegetative propagation, yes. हाँ, fragmentation and regeneration हम लोग देख सकते हैं. Yeah, fragmentation. Let me mention. Fragmentation है, regeneration है. Fragmentation ज्यादातर हमें देखने को मिलता है एल्गी में, फंजाई में, बट रिजनरेशन ज्यादातर ट्रू रिजनरेशन देखने को मिलता है प्लानेरिया में, है ना. तो इसको हम लोग एनिमल सेक्शन के अंदर, जूलॉजी के अंदर पढ़ लेंगे, है ना. सो लेट मी स्टार्ट फीसन. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फीसन. फीसन, फीसन मीन्स व्हाट? फीसन का मतलब होता है एक सेल का स्प्लिट हो जाना, है ना, एक से ज्यादा सेल में, उसको हम लोग कहते हैं फीसन. ये नाम रिपीटिंग. ठीक है, फिशन का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल की स्प्लिटिंग होना इन मोर देन वन इंडिविजुअल. स्प्लिटिंग ऑफ और डिवीजन ऑफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ है ना, इसको हम लोग कहेंगे फिशन. फाइन. सो फिशन बहुत प्रकार के होंगे, जैसे कि फिशन कैन बी ऑफ सेवरल टाइप, जैसे कि बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में भी बहुत प्रकार हो सकता है ना. ऑब्लिक, ट्रांसवर्स. आप लोग स्टडी कर रहे हो नीट लेवल का, फाइन. ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, fine. Longitudinal binary fission. Then we'll see binary fission हो गया ना, fission. ठीक है, मल्टीपल फिजन भी देखेंगे हम लोग. फाइन. सो बाइनरी फिजन का मतलब क्या होगा? बाई का मतलब क्या है? 2. कम ऑन, बाइनरी मतलब, कम ऑन, जल्दी बताओ. बाइनरी मींस व्हाट? Division into two individuals. बाइनरी मींस, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ बाइनरी. बाई का मतलब होता है दो, है ना. तो इस प्रकार का फिजन होना जिसमें इंडिविजुअल, है ना, जो इंडिविजुअल है वो दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्वल अमाउंट में डिवीजन होना है. इट इज द डिवीजन वेयर द पेरेंट
equally divides into two individuals, है ना। इनका जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इक्वल अमाउंट में डिवीजन होने का डिवाइड करेगा। फाइन। ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन और इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। सो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछेगा। फाइन, एग्जाम्पल हो जाएगा मोनेरा, एम्यूबा that is protist, paramecium, fine, they follow simple binary fission और irregular binary fission। फाइन, तो यहाँ पे मैं एमोबा वाला बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेरेंट एमोबा, न्यूक्लियस है इसका, फाइन, न्यूक्लियस है। सो पहले इसका न्यूक्लियर डिवीजन होना है, न्यूक्लियर डिवीजन होगा इसका। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन शुरू हो जाएगा एंड फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू टू एमोबाई, डॉटर एमोबाई। फाइन, ठीक है, shall I move? नेक्स्ट मैं देखता हूँ यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन कहने का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होना। लेट मी शो यू द डायग्राम। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों डायग्राम शो कर, तीनों डायग्राम शो कर दे रहे हैं। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करेगा। ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन ट्रांसवर्स तरीके से। डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, बना ले जरा और लिखिए खुद से क्या होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडिनल लंबाई से जब डिवाइड होगा, ट्रांसवर्स जब बीच से डिवाइड करेगा, है ना। तो ऊपर का एग्जांपल हो जाएगा यूबलिनी का, नीचे का एग्जांपल हो जाएगा पैरामीशियम का, और सबसे नीचे जो इरेगुलर है या स्लैंट मान के चलिए वो हो जाएगा एमोबा का। सर पैरामीशियम लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होना चाहिए? हाँ हाँ, बहुत सारे जगह पे आ सकते हैं वो लोग। पैरामीशियम ऊपर भी लिखे हैं, इरेगुलर में भी लिखे हैं, है ना। हाँ, यदि ऑप्शन में रहेगा इरेगुलर भी और आ, आ, तुम्हारा ट्रांसवर्स, सो टिक ऑन ट्रांसवर्स।
हो गया, आगे बढ़े। डायग्राम बनाए जल्दी। हो गया, shall I move? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन में एग्जांपल कर लेंगे। यूग्लिना, देन सी में हो जाएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन में एग्जांपल हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं। पैरामीशियम है ना, डाइएटम्स है जो इसके अंदर आ सकते हैं। डाइएटम्स, बैक्टीरिया है। फाइन। मल्टीपल फ्यूजन में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मल्टीपल फ्यूजन देखने को मिलता है प्रोटिस्ट में। एक प्रोटोजोआ है, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना, जो मलेरिया कॉज करता है। सो मलेरिया कॉज करने वाला जो एजेंट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, it reproduces by binary multiple fusion. Fine. Example important है, protist, protozoa, ठीक है, that is plasmodium, है ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम falciparum, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, है ना, तो ये सब रिप्रोडक्शन करते हैं मल्टीपल फ्यूजन से। फाइन, ध्यान देंगे। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? causes malaria। ध्यान देंगे। एग्जांपल देते हैं मल्टीपल फ्यूजन का। एम्यूबा, एम्यूबा भी मल्टीपल फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है क्या एम्यूबा मल्टीपल फ्यूजन करता है? आंसर इज यस। कब? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, है ना। सुनेंगे कैसे होता है। जब फेवरेबल कंडीशन रहता है तो ये बाइनरी फ्यूजन करते रहता है रेगुलर मैनर में। फाइन। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आया, एमोबा अपने आप के बाहर एक सिस्ट का फॉर्मेशन करवा लेता है, जिस प्रोसेस को हम लोग इंसिस्टेशन कहते हैं। एंड दैट सिस्ट इनेबल्स
द एमोबा टू इनकाउंटर द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, है ना। एमोबा को डेसिकेशन से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, हाइड्रेशन से बचाता है, टेम्परेचर, पीएच, सैलिनिटी से बचाता है। फाइन, ओके। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, इसका न्यूक्लियर का डिवीजन होगा ए माइटोसिस द्वारा, है ना, कि न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे। फाइन, उसके बाद इन्हीं न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन होने लगेगा। फाइन, सो सब न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन हो जाता है, और फाइनली सिस्ट का बर्स्टिंग होता है। सिस्ट का बर्स्टिंग से माइन्यूट एमोबेई बाहर निकलते हैं, ठीक है, मल्टीपल एमोबेई बाहर निकलते हैं। सो इस प्रकार से मल्टीपल फ्यूजन होता है एमोबा के अंदर। ये मैं बता रहा हूँ बिकॉज इट इज मेंशन इन द एनसीईआरटी। During unfavorable condition, amoeba forms cyst. Cyst आप पढ़े होंगे 11th में, cyst का फॉर्मेशन, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन, है ना, फॉर्म cyst around it, around its body, है ना, which enables the to encounter or to sustain harsh HRSH climate on the onset, by a process called incestation. ठीक है, इंसेस्टेशन या एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, बिफोर द ऑनसेट, बिफोर ज्यादा सही रहेगा, आने से पहले, बिफोर ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, its nucleus undergo multiple division, later cytoplasm is deposited around every, सारे न्यूक्लियई पे, and as the favorable condition, फेवरेबल कंडीशन कहने का मतलब पर्याप्त भोजन होना, टेम्परेचर, पीएच, है ना, सब अनुकूल रहना। As the favorable condition arises, the cyst burst and the tiny MAB comes out environment. है ना, तो इस तरीके से मल्टीपल फ्यूजन होता है
प्लास्मोडियम में, सॉरी एमोबा में। फाइन। तो इस पूरा लंबा चौड़ा आपको लिखने को नहीं आएगा, कभी भी बोर्ड एग्जाम में भी नहीं पूछेगा किस तरीके से प्रोसेस होता है। हम आपको समझाने के लिए ये लिखे हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है कि एमोबा परफॉर्म्स मल्टीपल फिजन। फाइन। कब? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। दिस मच विल डू। इंसिस्टेशन क्या होता है, सिस्ट क्या होता है, ये प्रोसेस जानना है। फाइन, और कुछ नहीं। सो यहाँ पे आपका क्या बोलेंगे, मल्टीपल फ्यूजन भी खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं बडिंग पे। बडिंग, बडिंग आपने ईस्ट में देखा होगा किस तरीके से होता है। है ना, ये अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन। पेरेंट की आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है, पेरेंट्स आइडेंटिटी डू नॉट लॉस्ट। और ये होता है बड के द्वारा, थ्रू ए टाइनी through a small reproductive structure called bud। देखेंगे, for example this is yeast। ठीक है, yeast है, ये न्यूक्लियस है। since this is प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो भी सेल डिवीजन वाला प्रोसेस होता है वो फॉलो होगा। यूनिसेलुलर yeast। सो यहाँ पे बड, फाइनली स्पाइन, यहाँ पे न्यूक्लियस भी इनलार्ज होने लगता है क्योंकि इसको डिवाइड होना है दो में, इस तरीके से। न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू हो जाता है इस तरीके से। न्यूक्लियस भी डिवाइड कर चुका है, न्यूक्लियस मूव करना शुरू कर देगा बड के अंदर, है ना। न्यूक्लियस मूव कर चुका है बड के अंदर, ये पेरेंट बॉडी है। फाइन, दिस इज बड। अब ये पेरेंट बॉडी से बड डीअटैच हो सकता है, डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी।
है ना। तो इस तरीके से ये बर्ड टूट के जमीन पे गिर जाएगा या फिर किसी सबस्ट्रेट पे गिरेगा और वो नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल से क्वेश्चन पूछेगा ईस्ट, है ना। Saccharomyces cerevisiae इज अ यूनिसेलुलर ईस्ट। Saccharomyces cerevisiae में इस तरीके का बडिंग देखने को मिल सकता है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक और shall I move? Shall I move? आदित्य, Yes, sir. ओके चलिए डिफरेंस कर लेते हैं या सिमिलैरिटीज जो भी हो, कंपैरिजन बिटवीन fission and budding। फिजन और बडिंग में कंपैरिजन देखते हैं। सो फिजन के केस में इक्वल डिवीजन हो रहा था कि नहीं मिले? फाइन। बडिंग के केस में नॉन इक्वल या अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। वेरी गुड। साइटोप्लाज्म, नेक्स्ट दूसरा डिफरेंस, आइडेंटिटी ऑफ पेरेंट इज लॉस्ट इन विच केस? आइडेंटिटी ऑफ पेरेंट इज लॉस्ट इन विच केस, फिशन में या बडिंग में? Fission. Very good. Identity of parent is lost, but this is potent point. Parent is lost, है ना, लेकिन इसमें आइडेंटिटी बरकरार रखता है ना। आइडेंटिटी ऑफ पेरेंट इज रिजर्व्ड, रिजर्व्ड रहता है, खत्म नहीं होता है। फाइन। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोट्रूशन नहीं होता है। प्रोट्रूशन कहने का मतलब कोई बल्गी पोर्शन निकला हुआ, प्रोटूबरेंस, TUBRANC, ट्यूबर का फॉर्मेशन होना, जैसे ईस्ट के केस में आपने देखा था ना, गिलेट का तरह बाहर निकला हुआ था, है ना। प्रोटूबरेंस होता है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्पोर फॉर्मेशन। कब तक है क्लास आप लोग का? 7:30. फाइन। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर माइन्यूट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, बहुत ही हार्ड होता है। हार्ड कहने का मतलब इसका बाहर वाला जो सेल वॉल होता है हार्ड होते हैं। फाइन। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बने हुए रहते हैं, प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। इट कैन withstand adverse climatic condition। फाइन। इसको इसीलिए इतना हार्ड बनाया गया है ताकि ये जीवित रह सके, है ना। सिस्ट के अंदर का कंटेंट जो है, स्पोर के अंदर का जो कंटेंट है वो जीवित रह सके, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आए न्यू इंडिविजुअल उत्पन्न हो जाए उससे। इट इज वेरी टाइनी और प्रोडक्टिव structure it can give rise to new individual। फाइन।
आप इसको सीड की तरह कंसिडर कर सकते हो, है ना। इट कैन बी अंडरस्टैंड एज एनालॉगस टू, है ना, जैसे बीज होता है ना, उसी की तरह समझ सकते हो इसको भी। सो स्पोर फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा, अकर्स इन कौन से इंडिविजुअल में होगा, देखते हैं। फंजाई, है ना, एल्गी, ब्रायोफाइट में भी होता है, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म। है ना, तो खास करके हम लोग को स्टडी करना है फंजाई एल्गी में। फाइन, ब्रायोफाइट्स में बहुत कम, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है, एल्गी और फंजाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइन, द स्पोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस इन फंजाई एंड एल्गी आर कॉल्ड, फंजाई और एल्गी ज्यादातर हैप्लॉइड होते हैं, दे फॉलो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इन फंजाई and algae, the spores are called, important point है ये, माइटोस्पोर। क्यों कह रहे हैं माइटोस्पोर? Since they are produced by Mitosis. mitosis, very good, because they are haploid organism and follows haplontic life cycle। ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे, स्पोर एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। स्पोर्स में भी may produce asexually or sexually। फाइन, तो asexually जो रिप्रोड्यूस होगा, फाइन, asexually रिप्रोड्यूस जो होगा स्पोर्स, उसको हम लोग कहेंगे माइटोस्पोर्स। फाइन, द asexual स्पोर्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, asexual spores, spore of fungi is conidia। आप होमवर्क करोगे कि फंगस वाला चैप्टर देखोगे, लास्ट सेशन में जो हमने स्टडी करा था, देखेंगे जरा, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, है ना, वहां पे देखेंगे रामी बनाया था, स्पर्जिलस भी बनाया था, राइजोपस भी डायग्राम दिखाया था, है ना, तो उन सभी में स्पोर्स बन रहे थे, कोनिडिया बन रहा था। फाइन, तो वो सब देखेंगे, वो सबको हम लोग कहेंगे एसेक्सुअल स्पोर्स।
सो कोनिडिया एक एग्जांपल हो सकता है एसेक्सुअल स्पोर जो प्रोड्यूस होता है फंजाई में, है ना, एस्कोमाइसिटीज के अंदर प्रोड्यूस होता है। अल्गल स्पोर, अल्गल एसेक्सुअल स्पोर को हम लोग कहेंगे जू स्पोर। फाइन, चलिए इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। एल्गल स्पोर, zoospore and fungal spore, conidia। है ना, बहुत सारे स्पोर्स हम लोग करे थे फंगस के केस में, याद करो। स्पोरेंजियोस्पोर, क्लामाइडोस्पोर, याद आ रहा है? कमान कमान रिकॉल करेंगे, याद आया? ब्रेड मोल्ड के अंदर वाला किस प्रकार का स्पोर बन रहा है, पेनिसिलियम के ऊपर किस प्रकार के बन रहा है, एंडोस्पोर्स बन रहे थे, एक्सोस्पोर्स बन रहे थे, याद आ रहा है ना? Yes. है ना, एक बॉल के अंदर बन रहा था, एक बाहर की तरफ बन रहा था। लेट मी शो यू द डायग्राम फॉर दैट। देखेंगे यहाँ पे, दिख रहा है ना, अलग अलग प्रकार के स्पोरेंजियोस्पोर, क्लामाइडोस्पोर, कोनिडिया, दिखा? Yes, sir. हेलो, ओके गुड गुड, है ना। तो इतने अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सो जू स्पोर जो होता है ना, ये मोटाइल है और ये नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। फंगल स्पोर इज नॉन मोटाइल। अल्गल स्पोर जो है जू स्पोर, ये किसी बॉडी के अंदर बनता है, किसी बॉडी के अंदर बनेगा। अरे यार, formed inside sporangia, फाइन। लेकिन कोनिडिया एक्सोजीनस स्पोर है, ठीक ना, फॉर्म्ड आउटसाइड, फॉर्म्ड ऑन conidiophore। Fine, let me show you what is conidiophore। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, conidiophore, नीचे देखेंगे conidiophore का स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टेम का Yes, तरह, sir. हाँ, that is called conidiophore। Fine। Example, Chlamydomonas, Chlamydomonas एक एल्गी है जो कि एंडोजिनसली जूस्पोर बनाता है। और फंगई के केस में एग्जांपल दे रहा हूँ, पेनिसिलियम, ना, पेनिसिलियम एक एग्जांपल हो जाएगा जो इस प्रकार का स्पोर बनाता है। फाइन। अब मैं यहाँ पे मूड में नहीं हूँ डायग्राम बनाने का। अल्टीमेट ब्रांच ऑफ conidiophore is called
यहाँ से क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड मेटुले। नोट कर लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है बहुत बार। द अल्टीमेट ब्रांच is called मेटुले। ठीक है, डायग्राम में दिखा रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में। सी मेटुला दिखा, मेटुला दिखा, मेटुला दिखा डायग्राम में। Yes, Yes, sir. sir. कोनिडियोफोर के बाद जो पहला ब्रांच होगा उसको रामी कहते हैं, है ना। दो रामी दिख रहा है, रामी के ऊपर प्रेजेंट रहता है मेटुला। मेटुला के ऊपर जो बॉटल शेप का सेल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं स्टेरिगमाटा, और स्टेरिगमाटा के ऊपर प्रेजेंट है स्पोरेंजी स्पोर्स। फाइन, लेट मी ड्रॉ। फाइन, फॉर एग्जांपल दिस इज हाइफी, है ना। ये हो जाएगा क्लामाइडोस्पोर, कोनिडियोफोर, है ना। कोनिडियोफोर से ब्रांचिंग होनी शुरू होती है। फाइन, मान के चलो यहाँ पे 2 ब्रांच निकला, बहुत सारे होंगे इस तरीके से। फाइन, तो इनको हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी ब्रांच और रामी, दे आर 1 डिग्री ब्रांच। ओवर रामी प्रेजेंट इज द अल्टीमेट ब्रांच, है ना। इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्रांच या अल्टीमेट ब्रांच, और इसी को हम लोग कहते हैं मेटुला, है ना। तो मेटुला से क्वेश्चन आता है अल्टीमेट ब्रांच कौन सा है। ओवर मेटुला द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इज द स्टेरिगमाटा, बोतल शेप्ड का होता है ना। स्टेरिगमाटा, this is tertiary branch, and over stegmata the structure present is the spore, है ना। स्पोर का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, the older one is at the top and the younger one is at the base, है ना। बेसिपेटल सक्सेशन है, और इन्हीं सभी को हम लोग कहेंगे कोनिडिया। सिंगल को कोनिडियम कहेंगे और ढेर सारा रहेगा तो कोनिडिया कहेंगे। फाइन, यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। So this vegetative propagation will deal in the next class. हाँ, आज का लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। पहले ही क्लास में लंबा चला गया, 1.5 घंटे का क्लास। ओके, कितने लोग प्रेजेंट है अभी? कितने लोग प्रेजेंट है अभी? 10. 10 लोग प्रेजेंट है। फाइन फाइन फाइन। ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर एपोप्टोसिस का क्या डेफिनेशन बोले थे? प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम करके, प्लान करके सेल को मार देना कहते हैं एपोप्टोसिस। और एक हो गया, इसका तो अब नाम चेंज करना पड़ेगा जी, इसमें 11 मेडिकल लिखा हुआ है, इसको तो 12 करना पड़ेगा। चलिए विशाल सर चेंज कर देंगे कुछ दिन में। अरे यार ये क्या कॉपी हो गया, हम क्या कॉपी किए, क्या आ रहा है? सर ह्यूमंस का लाइफ स्पैन, सर ह्यूमंस हाँ, का क्या लाइफ बोल स्पैन रहे जोग्राफिकली चेंज क्यों हो रहा है?
क्या बोल रहे हो? ह्यूमन का लाइफ स्पेन जनरली कुछ बोल रहे हो? ज्योग्राफिकली चेंज क्यों हो रहा था? अच्छा, ज्योग्राफिकली चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। बस ज्योग्राफी अलग होने का मतलब क्या होता है? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैंड अबव द सी, है ना, एरिया नियर द सी, है ना, ऑक्सीजन कंटेंट बोल सकते हो, पोल्यूशन बोल सकते हो, है ना, वेजिटेशन कितना बढ़िया है, कितना फ्रेश एयर आ रहा है ना, भोजन किस प्रकार का है, जंक फूड खा रहे हैं ज्यादातर या फ्रेश फूड खा रहे हैं, है ना। तो ये सब अलग अलग है कि नहीं है कि नहीं है, अलग अलग जगहों यस पे सर। अलग अलग। यस, है। तो यही सब डिसाइड करता है कि वहां पे लोग कैसे रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्लोनिंग में बस एक ही हाँ, जेंडर बोलो का बोलो बोलो। डेवलप कर ये सकते हैं? क्या बोल रहे हो? क्लोनिंग में जो भी इंडिविजुअल डेवलप होता है उन सबका जेंडर सेम ही होगा? नहीं समझ पा रहा हूँ। सबका जेंडर सेम होगा, बस इतना ही हम समझ पा रहे हैं। फिर से सर रिपीट क्लोनिंग करेंगे? में, सर हाँ हाँ, क्लोनिंग क्लोनिंग करने के में, बाद हाँ सबका जेंडर सेम होगा जो भी क्लोन्स बनाएंगे? हाँ, यदि हम क्लोनिंग करते हैं तो आपका क्या सवाल है? क्लोनिंग करते हैं तो जेंडर सेम होगा, यस सर। ये पूछ रहे हो ना? यस सर। हाँ, क्लोनिंग करेंगे तो जेंडर सेम होगा। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के सेल से क्लोनिंग कर रहे हो। फाइन, इसके अंदर का क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन किस तरीके का है? इफ यू आर परफॉर्मिंग द क्लोनिंग बाय टेकिंग XX cell, then obviously it will develop into female. फाइन, सो क्लोनिंग का मतलब आप क्या समझ पा रहे हो? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करना, या डॉली शिप वाला जो क्लोनिंग था वो? सर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम। हाँ, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम। तो क्लोन कहते हैं हम लोग उस इंडिविजुअल को जो अपने पेरेंट्स से बन गए हैं विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। फाइन, तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में मेल फीमेल तो कहा नहीं अभी तक। तो मेल फीमेल शब्द यूज किया है क्या मैंने अभी तक कहीं पे? नहीं, है ना। मेल फीमेल जब यूज करे ही नहीं है तो यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं भैया जो नया प्रोजेनी आएगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, है ना। जब एक ही पेरेंट इंडिविजुअल को जन्म दे दे रहा है, फाइन, तो हम वहां पे मेल फीमेल कहाँ से आया? हाँ, यस सर, तो फॉर, मतलब अगर फीमेल का क्लोनिंग करेंगे तो फिर फीमेल बनेगी, फिर फीमेल ऐसे करके ना? हाँ, यदि आप लेमन भाषा में बोलना चाहो कि हम आर्टिफिशियली करना चाहते हैं लेबोरेटरी कंडीशन में, है ना, तो जिस सेल का लेके आप क्लोनिंग करना चाह रहे हो, जैसे कि एक शक्तिमान का एपिसोड था, है ना, शक्तिमान का हेयर का जो बर्ड होता है ना, नीचे वाला पोर्शन, उसके सेल से डॉक्टर जेकॉल ने नया शक्तिमान क्रिएट किया था, है ना। तो वो मेल का सेल था, मेल इंडिविजुअल का सेल था, तो मेल इंडिविजुअल क्रिएट हुआ। फाइन, ओके। यस जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, पपाया इज अ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, सॉरी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। डायोशियस है पपाया, पपाया, कम ऑन, पपाया क्या यस है ना, डायोशियस है। इफ यू विल टेक द सेल फ्रॉम मेल पपाया और उसकी क्लोनिंग करोगे, मतलब कैलस बनाओगे, तो उससे क्या होगा? मेल पपाया ही उत्पन्न होगा ना, यस है ना। फीमेल पपाया लेके करोगे तो फीमेल पपाया ही आएगा, है ना। हाँ, और ज्यादातर जो क्लोन्स के केस में, अब जो क्लोन आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्लोन समझने में, गन्ना का रोपाई जो करते हैं हम लोग, है ना, गन्ना का स्टेम को काट दिया हमने, है ना, नया गन्ना निकल गया, तो नया गन्ना निकला तो वो क्या होगा? आपका बाइसेक्सुअल होगा, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों प्रोड्यूस होगा उसी गन्ने पे, है ना। तो यदि आपने क्लोनिंग के दौरान
जिस प्रकार का इंडिविजुअल लिया है, या तो मेल लिया है तो मेल बनेगा, फीमेल लिया है तो फीमेल बनेगा। यदि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म लिया है आपने तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बनेगा। आप समझे? अब Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. ओके, है ना। जैसे कि हमें करना है क्लोनिंग ऑफ कॉकरोच, तो आपने मेल कॉकरोच लिया तो मेल कॉकरोच का सेल लिया क्लोनिंग के लिए तो मेल कॉकरोच बनेगा। फीमेल कॉकरोच का लेंगे तो फीमेल कॉकरोच बनेगा। यदि आप अर्थवर्म का क्लोनिंग करना चाहते हो, है ना, तो अर्थवर्म इज ए हर्माफ्रोडाइट, है ना, मेल Yes, रिप्रोड्यूसिंग sir. ऑर्गन और फीमेल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन दोनों बनेंगे क्लोनिंग के दौरान। Yes, sir. तो फिर क्लोन्स में भी दोनों फीचर्स होंगे सर। हाँ, जिस तरीके से पेरेंट है उसी एग्जैक्टली उसी तरीके का इंडिविजुअल भी होगा, है ना। और जैसे कि हमने डॉली शिप बनाने की कोशिश करी थी, डॉली शिप का क्लोनिंग करा था। Yes. डॉली शिप, हाँ, तो डॉली शिप का क्लोनिंग करने के लिए जो हमने सेल्स लिया था ना, वो दोनों सेल्स, है ना, हमने फीमेल कैंडिडेट से ही लिया था। ठीक है, ब्लैक फिश शिप लिया था ना, स्कॉटिश ब्लैक फिश शिप, याद आ रहा है? Yes. Yes. है ना, आयन विल्मट करके था। तो दोनों फीमेल कैंडिडेट ही थी। ऑब्वियसली जो डॉली शिप आई थी, है ना, वो अपने उसी मदर की तरह थी जिसका न्यूक्लियस लिया गया था। फीमेल कैंडिडेट थी वो। फाइन। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? हेलो। सर वल्चर में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया था कि उससे रिप्रोडक्शन बंद हो गया? वल्चर का जो शेल था, अंडा, एग, है ना, एग की हार्डनिंग होनी बंद हो गई थी। एग का हार्डनिंग होना बंद हो गया था। फाइन। वो कैल्शियम का डिपोजिशन होता है ना एग के ऊपर, वो बंद हो गया था। फर्टिलाइज एग के ऊपर कैल्शियम की डिपोजिशन बंद हो गई थी। वो पाथवे ही डिस्टर्ब हो गया था बिकॉज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। फाइन। तो अब उसका एग इन्वायरमेंट में आ ही नहीं रहा है, तो हेचिंग ही नहीं हुई। हेचिंग ही नहीं मतलब एग ही नहीं है, तो हेचिंग कहाँ से होगी? हेचिंग ही नहीं होगी तो नया वल्चर आएंगे कहाँ से? फाइन। Yes, sir. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है। सो विल मीट टुमारो। फाइन, रिवाइज करेंगे आज का लेक्चर। हाँ, किसी का कुछ चैट आया है, देखते हैं। क्या क्या क्या? हाँ, मिस प्रिंट लिखा हुआ है इस पे। आदित्य कौशल, नहीं सर, किसी से प्राइवेटली हो रहा था तो गलती से एवरीवन हो गया। अच्छा इडियट, तुम लोग प्राइवेट मैसेज करता है जी। okay okay, anyway, so we'll meet tomorrow. I may ask the questions from today's lecture. ठीक है, प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो कल देखेंगे हम लोग बनाना में प्रोपगेशन कैसे होता है, अदरक लहसुन में प्रोपगेशन कैसे होता है, फाइन, वाटर हाइसिंथ में कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग कल। Thank you, sir. ओके ओके Thank you, sir. ओके।